हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री की क्लास, और हिस्ट्री की क्लास में हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और ये क्लास जो होगा आपका रिवीजन क्लास होगा। किस किस परीक्षा के लिए होगा? तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आप जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि मैंने इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, बॉम्बे के अखबार में न्यू लैंप फॉर ओल्ड नामक लेख किस अतिवादी नेता ने लिखा था? बॉम्बे के अखबार में न्यू लैंप फॉर ओल्ड नामक लेख किस अतिवादी नेता ने लिखा था? सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष ने लिखा था। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष नरम रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने न्यू लैंप फॉर ओल्ड में कांग्रेस की क्या की है? आलोचना की है। अगला सवाल कर लेते हैं। दूसरा सवाल है, कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना किसका परिणाम था? कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना किसका परिणाम था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच का परिणाम था। चार्ल्स वुड ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में, कब? 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र भेजा जिसके तहत भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई थी। इस पत्र में किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था? महिला शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। और इस पत्र में यह सिफारिश की गई थी कि प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। नीचे दी गई घटनाओं का सही क्रम में व्यवस्थित करें। अगस्त प्रस्ताव कब होता है? 1940 में होता है। क्रिप्स मार्च 1942 में होता है। बॉम्बे विद्रोह कब होता है? 1946 में होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? अगस्त 1942 में होता है। तो यहाँ पर सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? सही क्रम हो जाएगा 1 2 4 3। क्या होगा? 1 2 4 3। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 1940 में प्रस्तुत किया गया था। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? मार्च 1942 में भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में होता है। और बॉम्बे विद्रोह सबसे बाद में 1946 में घटित होता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, बंगाल में द्वैध शासन 1765 में किसके फरमान का परिणाम था? बंगाल में द्वैध शासन 1765 में किसके फरमान का परिणाम था? सही आंसर हो जाएगा
शाह आलम के फरमान का परिणाम था? बंगाल में द्वैध शासन शाह आलम द्वितीय के फरमान का परिणाम था। इस फरमान के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी और नियामती दोनों अधिकार प्राप्त हो गए थे। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि द्वैध शासन की स्थापना किस गवर्नर के कार्यकाल में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में हुई थी, परंतु वारेन हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था को क्या करवा दिया था? बंद करवा दिया था। ठीक है, देख लेते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? हमारा अगला सवाल है, भारत में आधुनिक शासन की शुरुआत किसने की थी? भारत में आधुनिक शासन की शुरुआत किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिशर्स ने की थी। भारत में ब्रिटिश का आगमन कब से शुरू होता है? 1612 से शुरू होता है। आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ एक स्थानों पर अपने कारखाने स्थापित किए थे और उसके बाद उन पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। 1858 में क्या होता है? भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला जाता है। ठीक है, छठा सवाल कहता है, पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किस वर्ष की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से। पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किस वर्ष की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 1940 में की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1940 में हुआ था और इसी अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रखी थी। ठीक है, देख लेते हैं अगला सवाल। सातवां सवाल है, पवनार आश्रम निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है? पवनार आश्रम निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोबा भावे से संबंधित है। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? समाज सुधारक विनोबा भावे ने की थी। किस लिए की थी? कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए की थी। नेक्स्ट सवाल, हमारा नेक्स्ट सवाल है, नील दर्पण नाटक किससे संबंधित था? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि नील दर्पण नील विद्रोह से संबंधित होगा। नील दर्पण किस भाषा में लिखा गया था? बंगाली भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1860 में। कहाँ हुआ? ढाका में हुआ था। इस पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? दोस्तों, फरवरी मार्च 1859 के नील विद्रोह का वर्णन किया गया है। इसमें नील की खेती करने वाले काश्तकारों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। अगला सवाल कर लेते हैं। महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीजी तेंदुलकर है। कौन है? डीजी तेंदुलकर। डीजी तेंदुलकर यानी दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी नामक पुस्तक लिखी है और यह कब प्रकाशित हुई थी? 1951 में प्रकाशित हुई थी। 10वां सवाल है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना बंगाल में किस वर्ष की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1815 में की थी। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। इस सभा द्वारा दर्शन और सामाजिक सुधारों पर चर्चा की जाती थी, लेकिन यह निष्क्रिय हो गया था। कब हो गया था? 1823 तक यह निष्क्रिय हो गया था। ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की
शहादत से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की शहादत से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत से संबंधित है। भगत सिंह और उनके दो साथी राजगुरु और सुखदेव को मृत्यु दंड दिया गया था, आप सभी जानते होंगे। और मृत्यु दंड देने के बाद होने वाले संभावित जन आंदोलन को रोकने के लिए गुप्त तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया गया था दोस्तों। और इसी ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था? ट्रोजन हॉर्स। अगला सवाल कर लेते हैं। चिलियानवाला की लड़ाई किस युद्ध का हिस्सा थी? चिलियानवाला की लड़ाई किस युद्ध का हिस्सा थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंग्ल सिख युद्ध का हिस्सा थी। चिलियानवाला की लड़ाई कब होती है? 13 जनवरी 1849 को दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। इस लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था? शेर सिंह ने किया था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार से इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बन जाता है। ठीक है। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिंह थे। सच्चिदानंद सिन्हा को यदि आपसे पूछ ले संविधान सभा का अध्यक्ष कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। लेकिन इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। 14वां सवाल है, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु ने दिया था। श्री नारायण गुरु ने एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का उपदेश दिया था। और उनके एक शिष्य थे जो नास्तिक थे, उनका नाम क्या था? शहद्रन अय्यप्पन। शहद्रन अय्यप्पन ने इस सिद्धांत से प्रेरित होकर न कोई ईश्वर, न जाति और न ही धर्म का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? एम ए अंसारी असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे। अबुल कलाम आज़ाद असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे। हकीम अजमल खान ने भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920-22 में शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। लेकिन चौरी चौरी हत्याकांड होने के बाद इसे वापस ले ली गई थी। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट ने इसका विरोध किया था। ठीक है, देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा मराठी भाषा में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। आपको यहाँ पर आंसर करना है कि यह नारा कहाँ पर दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा कोर्ट में दिया गया था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक का कथन है। एक कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में दिया था। उस समय दिया था जब राजद्रोह के आरोप में उसे 7 वर्ष की सजा दी गई थी। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल भेज दिया गया था। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन बंगाली नाटक का पथ प्रदर्शक था? बंगाली नाटक की बात हो रही है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्ता।
मधुसूदन दत्ता 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध बंगाली कवि और नाटककार थे। वे बंगाली नाटक के पथ प्रदर्शक माने जाते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना कौन है? मेघनाथ बोध उनकी प्रसिद्ध रचना है। 18वां सवाल है, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? तो प्रश्न है कि 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए और बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, दोनों आंसर होगा। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव के दौरान जो कि 1940 में हुआ था, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का सुझाव दिया था और इसके लिए गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना था और दूसरे सत्याग्रही किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? बांटो और छोड़ो का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कराची अधिवेशन में दिया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना यदि आपसे पूछ ले कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग शुरू कर दी थी। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो 20वां सवाल कर लेते हैं। हमारा 20वां सवाल क्या कहता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। ये भी कथन सही है। सी उन्होंने राष्ट्रीय चेतना की कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये कथन गलत है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यदि आपसे पूछ ले आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर किस संस्था की स्थापना की थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। जबकि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने मिलकर की थी। ठीक है। देख लेते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1858 में पारित हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1858 कब पारित किया गया था? 2 अगस्त 1858 में पारित किया गया था। यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्या प्रावधान था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समापन का इसमें प्रावधान किया गया था और इसके कार्यों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित करने का प्रोग्राम था। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि जब यह अधिनियम पारित हुआ तो उस समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे। कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे। इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों किस अधिनियम के तहत पहला वायसराय किसे बनाया गया था? नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। 22वां सवाल है निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया था? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ये सवाल ऐसे हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में
फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? 1760 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट ने किया था और उसने पांडिचेरी को घेर कर फ्रांसीसियों को हराया था। वांडीवास युद्ध के बाद पांडिचेरी, जो कि फ्रांसीसी राजधानी थी, 1761 में अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निजाम उल मुल्क की मृत्यु ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद हैदराबाद के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। किनके बीच? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच संघर्ष शुरू हो गया था और वे दोनों क्या थे? चाचा भतीजा थे। इस बीच कर्नाटक के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए एक और संघर्ष शुरू हुआ था। किनके बीच? अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच शुरू हुआ था। यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? निजाम उल मुल्क की हत्या। 24वां सवाल है, वर्ष 1831 में रणजीत सिंह के साथ विलियम वेंटिक की बैठक का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन था? वर्ष 1831 में रणजीत सिंह के साथ विलियम वेंटिक की बैठक का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस के खिलाफ एकजुट होने के लिए एक बैठक की गई थी। विलियम वेंटिक ने महाराजा रणजीत सिंह से किस वर्ष भेंट की थी? 1831 में भेंट की थी। कहाँ पर की थी? रूपनगर रोपड़ में की थी। उन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसे 1831 की रूपनगर की संधि के रूप में जाना जाता है। संधि का उद्देश्य क्या था? रूस के खिलाफ एकजुट होना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ग को बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त से लाभ हुआ था? यहाँ सही आंसर हो जाएगा जमींदारों को लाभ हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत यदि आपसे पूछ ले किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। कब की थी? 22 मार्च 1793 को की थी। इसके द्वारा जमींदार वर्गों को सबसे अधिक लाभ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें ज़मीन का स्वामित्व मिल गया और किराएदार उनके अधीन काम करने लगे। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में ज्योग्राफी की क्लास के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।